डियर स्टूडेंट, आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जस्ट छोटा सा एक टॉपिक है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। डिवाइस है, आपको जैसे कोई बॉडी है, मान लो इसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है। ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है, पर आप कैसे इंडेक्ट करो, कैसे आप पता लगाओगे कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज पड़ा है या नहीं पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप पता लगा सको कोई बॉडी पे ऑलरेडी चार्ज पड़ा है या नहीं पड़ा है। इसके अलावा आप उस डिवाइस की हेल्प से ये भी पता कर सको कि बॉडी पे कौन सा टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि जो चार्ज होता है वो हमें आंखों से तो दिखाई नहीं देता है, तो फिर चार्ज को देखने के लिए, मेज़र करने के लिए कोई डिवाइस तो होना चाहिए ना, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो एक डिवाइस है, आपको इसके बारे में लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, खाली जस्ट पता होना चाहिए क्या होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है ना। ये किस लिए काम आता है? यूज टू डिटेक्ट और मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। ठीक है, इसकी हेल्प से आप पता लगा सकते हो कोई भी बॉडी के ऊपर चार्ज पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो कैसे ये डिवाइस होता है, किस तरीके का होता है, उसको अपन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक ऐसे ग्लास का वेसल होता है, ये ऐसे वेसल है ग्लास का, जिसका माउथ जो है पैक होता है। इसके अंदर एक मेटल की, एल्यूमिनियम की एक रॉड होती है। ये रॉड है, मेटल की रॉड है ये। ठीक है, अब ये जो मेटल की रॉड है, आपने अंदर मेटल की रॉड डाल दी। इस मेटल की रॉड के इस नीचे वाले एंड के ऊपर, नीचे वाले जगह पे है ना, दो छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती है गोल्ड की। ये देखो, ये दो लीव्स होती है जो इससे कनेक्टेड होती है। ये लीव्स है, ये ऐसे मुड़ी हुई है। ये दोनों लीव्स जो है किसकी बनी हुई है? गोल्ड की, गोल्ड लीव्स। ठीक है, जैसे अब मैं आपको ये बता देता हूँ ये कैसे होती है, इसको आप देखें थोड़ा। जैसे देखो बच्चों, ये एक रॉड है। ये रॉड जो है यहाँ से यहाँ तक, जो ये रॉड है, ये कम्प्लीटली ये रॉड जो है यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर वाली, ये मेटल की रॉड है। कैसी रॉड है? ये मेटल रॉड है। ठीक है, और ये इस मेटल की रॉड को इस ग्लास के बॉक्स के अंदर डाल दिया, और इस ग्लास की रॉड के नीचे वाले एंड के ऊपर आपने ये गोल्ड की लीव लगा दी। ये गोल्ड की लीव कैसे है, मतलब कुल मिला के गोल्ड की पूरी पत्ती, स्ट्रेट पत्ती होती है, उसको है ना मोड़ दिया जाता है, बेंड कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया ऐसे। तो ये जो ऐसे बेंड कर दिया, ये ऐसे पूरी गोल्ड की दो लीव्स हैं, और ऊपर की तरफ जो है एक रॉड लगी हुई है। ये रॉड ऐसे लगी हुई है, इसको समझिए, बिल्कुल ईजी है वैसे तो। ये रॉड लगी हुई है, रॉड के नीचे वाले एंड के ऊपर रॉड है, ऊपर ये ऊपर रॉड है, मेटल की रॉड है ये रॉड, और इसके नीचे दो गोल्ड की लीव्स लगी हुई, पत्तियाँ लगी हुई है दोनों। एक लीव ऐसे है, एक लीव इधर की तरफ है। ठीक है, तो ये दोनों गोल्ड की लीव्स हैं, और इसके ऊपर यहाँ पे एक छोटी सी मेटल की एक बॉल भी लगी होती है, मेटल बॉल। अब कैसे पता चलेगा आपको इस डिवाइस की हेल्प से कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है? ये जो बॉक्स बनाया भाई मैंने, ये जो बनाया, ये ग्लास का बॉक्स है, ग्लास बॉक्स है, ये ग्लास वेसल है। ठीक है, अब कैसे आप पता करोगे किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं? जैसे ये एक रॉड है, अब इस रॉड के ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो आपको आंखों से तो दिखेगा नहीं इस रॉड के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, तो आप कैसे पता करोगे? तो आप क्या करोगे, इस रॉड को ला करके इस मेटल की बॉल से टच कर दोगे। जैसे आप मेटल की बॉल से इस रॉड को टच करोगे तो चार्ज, हमने पढ़ा हुआ मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, एक बॉडी से चार्ज फ्लो होकर दूसरी बॉडी पे पहुंच जाता है। तो जब आप इसको इससे टच करोगे तो इसका जो चार्ज है वो यहाँ से होते हुए, फ्लो होते हुए, यहाँ से होते हुए, इस मेटल की रॉड से होते हुए इन दोनों गोल्ड की लीव्स के ऊपर पहुँच जाएगा चार्ज। और दोनों लीव्स के ऊपर जब चार्ज पहुँच जाएगा तो इधर की तरफ भी कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और इधर की तरफ भी कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहाँ से कंटिन्यूसली चार्ज आता रहेगा, इस रॉड पे चार्ज आता रहेगा, और रॉड से होते हुए चार्ज जो है इधर दोनों तरफ जो है वो जाता रहेगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये रॉड से जब चार्ज इन दोनों लीव्स के दोनों तरफ आएगा तो क्या होगा, जैसे भाई ये दो लीव्स है, ऐसे लीव्स है, दो पत्तियाँ, अब इधर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी? रिपेल करेगी। रिपल्शन की वजह से ये दूर हटेगी एक दूसरे से, तो इन दोनों में डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्स होगी, पीछे की तरफ शिफ्ट होगी। तो जैसे ये डाइवर्स होने लग जाए
लीव्स में मूवमेंट शुरू हो जाए तो आप समझ जाना, इन दोनों लीव्स में मूवमेंट शुरू होते ही आप समझ जाना ये जो रॉड है वो क्या है, चार्ज्ड। ठीक है, तो ये जो रॉड है चार्ज कब होगी, जब इन दोनों लीव्स के अंदर डाइवर्जेंस होगा। अगर ये न्यूट्रल होती, कुछ भी चार्ज नहीं होता, तो इसको टच करते हैं तो कोई चार्ज आगे आता ही नहीं, और चार्ज इधर दोनों तरफ चार्ज नहीं आता कोई भी, तो ये डाइवर्जेंस होता भी नहीं, है ना। तो कुल मिला के इसमें जैसे थोड़ा सा भी मूवमेंट होने लगे तो आप समझ लेना कि ये रॉड जो है चार्ज है। इसके ऊपर है ना स्केल बनी होती है, इसके ऊपर एक स्केल लगी होती है, नीचे की तरफ एक स्केल लगी होती है, स्केल लगी होती है। तो जितनी लीव्स डाइवर्ज होगी उस हिसाब से आप मेज़र कर सकते हो, पता कर सकते हो कितना चार्ज है इसके ऊपर। चार्ज का अमाउंट भी मेज़र कर सकते हो आप, चार्ज को डिटेक्ट भी कर सकते हो और मेज़र भी कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा मान लो आपको पता करना हो कि भाई किसी रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो इस डिवाइस की हेल्प से कैसे पता करोगे आप। तो इसका भी बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले मान लो ये एक रॉड है, ये मेरे को ऑलरेडी पता है ये नॉन रॉड है, नॉन है, मुझे इसके बारे में पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और एक दूसरी रॉड है, ये एक दूसरी रॉड है, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चार्ज कौन सा, ये अननोन है। तो आप कैसे पता लगाओगे इसको, क्या तरीका आपके पास। तो आप नॉन रॉड को इससे टच कर दो, आप इसको जैसे इससे टच करोगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये दोनों लीव्स डाइवर्ज हो जाएंगे। अब इस नॉन वाली को हटा दो, आप इसको हटा दो, आप नॉन वाली को हटा दो आप, और इस अननोन वाली को यहाँ पे लाके टच करो। तो मैं अननोन रॉड को इधर लेके आ गया। ठीक है, ये अननोन वाली इधर लेके आ गया और मुझे अब पता करना है इस अननोन पे कौन सा चार्ज है। अगर इस अननोन पे कोई चार्ज नहीं है तो ये लीव्स जितनी डाइवर्ज है उतनी रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, कौन सा चार्ज है, ये अननोन वाली पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑलरेडी वो दोनों लीव्स कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। आप इसको टच करोगे तो वो वहाँ से पॉजिटिव चार्ज होते होते इन दोनों लीव्स के ऊपर पहुँचेगा और ये और दूर जाएगी और फैलेगी। तो जैसे ये दोनों लीव्स और ज़्यादा डाइवर्ज होने लग जाए तो आप समझ जाना कि इस अननोन वाली पे भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट दूसरा तरीका और है, मतलब अगर मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज हो तो क्या करोगे अननोन वाली पे। तो ये अननोन वाली रॉड है, इस अननोन वाली रॉड को आपने ला करके इससे टच किया और पहले से आपने नॉन वाली जो पहले से नॉन वाली थी उस पर पॉजिटिव था चार्ज था, और इसके हेल्प से यहाँ पे दोनों तरफ कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब आपने इस अननोन वाली को टच किया, जैसे अननोन वाली को टच किया, अगर इस पर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचेगा। अब प्लस और माइनस मिलके क्या होंगे, कैंसल। तो अगर ऑलरेडी पहले से आपने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और अब अननोन वाली को ला रहे हो और अननोन वाली पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये माइनस यहाँ से होते हुए इधर पहुँचेगा और एक प्लस और माइनस मिलके कैंसिल होंगे, और चार्ज आ रहा है वहाँ से आ रहा है और माइनस कैंसिल हो रहे हैं। तो जैसे जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज कम पड़ेगा तो ये लीव्स नज़दीक आएगी भाई, कन्वर्ज होगी। तो जैसे लीव्स कन्वर्ज होने लगे, पास आने लग जाए, तो आप समझ जाना कि जो पहले वाली रॉड पे जो चार्ज था उसका जस्ट अपोजिट चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज और आएगा, ये और प्लस ख़त्म होंगे और नज़दीक होगी, और ये नज़दीक आएगा और ख़त्म होंगे, और धीरे धीरे करके ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली नज़दीक आ जाएगी और ये चार्ज पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के फिर इसके बाद ये बहुत नज़दीक आ जाएगी। लेकिन अब क्या होगा, अब आगे और नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, वो नेगेटिव और आगे आने लगेगा, और नेगेटिव आगे आएगा, तो उसके हेल्प से अब इसके ऊपर नेगेटिव स्प्रेड होने लगेगा और इसकी वजह से ये वापस अब दूर जाने लगेगी। भाई पहले नेगेटिव चार्ज ने उस पॉजिटिव को कैंसिल किया तो दोनों लीव्स नज़दीक आई, नज़दीक आती गई। अब वो नेगेटिव चार्ज और आता जा रहा है, पूरा नेगेटिव ख़त्म, पूरा पॉजिटिव ख़त्म हो गया था, अब उस नेगेटिव की वजह से वापस लीव्स डाइवर्स होगी। तो ऊपर से नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हुआ तो लीव्स नज़दीक आई, कन्वर्ज हुई, फिर और नेगेटिव आ रहा है तो अब लीव्स वापस डाइवर्स होने शुरू हो गई। तो कुल मिला के एक बार कन्वर्स होकर फिर डाइवर्स हो तो आप समझ जाना अपोजिट चार्ज है, और डाइवर्स ही हो रही है, फैल ही रही है, तो आप समझ जाना कि वो ऑलरेडी सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा एक डिवाइस था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसके हेल्प से आप डिटेक्ट कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि कोई भी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। ठीक है ना, इसके बारे में डायग्राम बना दो आप, और इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो इस पूरे चैप्टर को लेकर के चलेगा, कूलॉम्स लॉ। ठीक है ना, जैसे आपने 11th के अंदर न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था और उस पूरा चैप्टर उस ग्रेविटेशनल न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड था, वैसे कि वैसे जो अब अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ, उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर अब जो बेस्ड रहेगा, इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ, कॉलम्स लॉ। हेडिंग डाल दें आप, कॉलम्स लॉ, और ये सेम वैसे ही है जैसे 11th के अंदर आपने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। ठीक है ना,
ये ध्यान रखें, ये जो भी लॉ लग रहे हैं या ये पूरा चैप्टर चल रहा है वो स्टैटिक चार्ज के लिए लग रहा है। स्टैटिक चार्ज का मतलब चार्ज इन रेस्ट। तो लिखे आप, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when two according to this law the electrostatic force between two static point charges, static का मतलब रेस्ट में होने चाहिए है ना, पॉइंट का मतलब बहुत छोटे, static point charges is, ये कह रहा है कि दो पॉइंट चार्ज है भाई, दो स्टैटिक चार्ज है, दो चार्ज रेस्ट में पड़े हैं, उनके बीच में फोर्स लगेगा। जैसे दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वैसे वैसे दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा, वो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये कैसे डिपेंड करता है, द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज के बाद फर्स्ट नंबर पॉइंट है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। दो चार्ज है भाई, दो पॉइंट चार्ज है, ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है दूसरा Q2, ठीक है। ये दोनों चार्ज एक पॉइंट A पे रखा हुआ है, एक पॉइंट B पे रखा हुआ है, ये दोनों चार्ज स्मॉल r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं वैक्यूम के अंदर। तो इनके बीच में फोर्स लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं, अगर सेम चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो कूलाम कहता है कि ये जो फोर्स लगेगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दोनों चार्ज की वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू के प्रोडक्ट के, ठीक है ना। तो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, ये फर्स्ट नंबर पॉइंट है। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट लिखे B पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच की डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्लियर, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये इक्वेशन नंबर 2। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, उनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के। अब मैं इन दोनों पॉइंट को एक साथ लिख लेता हूँ, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जैसे आप प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा K, क्या आ जाएगा, K आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K एक कांस्टेंट है, इसके बारे में अपन अभी बात करते हैं। देख लो ये आ गया सिंपल सा कूलाम का फॉर्मूला आ गया, कूलाम्स लॉ आ गया। ये देखो आप ये जो फॉर्मूला लिखा ना F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये सेम फार्मूला वैसे ही है जैसे आपने 11th के अंदर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। कैसे, जैसे आपको याद होगा दो बॉडी होती है, एक का मास होता है m1 और दूसरी बॉडी का मास क्या होता है m2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r। तो फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल होता था मास के प्रोडक्ट के। याद है आपको 11th में हमने पढ़ा था कि F प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, R स्क्वायर के। फिर जैसे अपन ने इन दोनों को साथ में लिखा था, एक साथ लिखा था m1 m2 के प्रोपोर्शनल और R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटाया था तो कांस्टेंट आ गया था G। मेरे ख्याल से आपको याद होना चाहिए ये जो हमने लिखा था फॉर्मूला, ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात की थी 12th के अंदर, अपन इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करें तो सेम फॉर्मूला आप देखो, यहाँ F आ गया, वो फोर्स लगता था मास के बीच में और ये फोर्स लग रहा है चार्जेस के बीच में। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। ये देखो बस सिंपल सा, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर दे, वहाँ यूनिवर्सल कांस्टेंट G आता था, यहाँ K आ रहा है। वेयर K, ये जो K है देखो बच्चों K कांस्टेंट है, जैसे G कैपिटल G जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशन का, वैसे वैसे K भी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। देखो ये जो साइन आया ना ऐसे मैंने करके लिखा है, ये ऐसे एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, और यहाँ जीरो लगाया है इसको नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो K होता है 1/4πε0। इसकी जो वैल्यू होती है K
इसमें ये एप्सिलॉन की जैसे वैल्यू रखोगे ना तो पूरे के की वैल्यू आएगी। के की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रखनी है 9 × 10⁻⁹ ठीक है। अब एक्चुअली इसका यूनिट क्या आएगा, तो इस फॉर्मूले से आपको यूनिट निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो यूनिट जब भी किसी चीज़ का निकालना हो तो कोई भी क्वांटिटी आपके सामने पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुई, इसके फॉर्मूले से निकालना है। तो जैसे के का क्या फॉर्मूला है भाई, के को अलग करो, आप इस के को सेपरेट कर दो। तो जैसे एफ के पास कौन आ जाएगा, उधर r² और के को अलग करना है, के को मैं अकेला कर रहा हूँ। तो एफ के पास आ गया r² और Q1 और Q2 दोनों नीचे आ गए, Q1 और Q2 नीचे आ गए। तो क्या यूनिट बन रहा है, एफ का यूनिट आ जाएगा न्यूटन, आर का यूनिट मीटर होता है और ऊपर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, और सी क्यू का यूनिट होता है कुलाम। ये कुलाम है, ये भी कुलाम है, तो कुलाम का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो कुलाम स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। तो ये के का यूनिट है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट, इसको भाई साथ साथ आप नोट डाउन भी करते रहना। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12। यूनिट क्या होगा, देखो के का यूनिट और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट एक दूसरे का उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि 4π तो कांस्टेंट है, तो जो के का यूनिट होगा वो 1/एप्सिलॉन नॉट का होगा। तो इसको उल्टा कर दो तो हो गया कुलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। इसका एक और यूनिट भी होता है फैरेड पर मीटर, वो आगे अपन बात करेंगे। एक यूनिट और भी होता है भाई इसका, एक यूनिट और भी होता है फैरेड अपॉन मीटर, ठीक है। एफ को फैरेड बोलते हैं, फैरेड अपॉन मीटर। अब ये नोट डाउन कर लें आप के बारे में। के कांस्टेंट होता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये होती है, कहीं डेरिवेशन करेंगे तब उसकी जगह लिखेंगे 1/4π⁰0। और एप्सिलॉन नॉट की जहाँ पे जरूरत पड़े तो वो ये वैल्यू होगी। ये फार्मूला भाई जो आपके सामने आया हुआ है F = K Q1 Q2 अपॉन r², ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले को आप समझ लो। हम कर क्या रहे हैं, दो चार्ज पड़े हैं, Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे पड़े हैं। हम उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो ये वैसे ही फार्मूला है जैसे आपने 11th में ग्रेविटेशनल फार्मूला पढ़ा था। जिन दो मास के बीच में आप फोर्स निकाल रहे थे m1 m2 के बीच में, तो उसकी जगह यहाँ चार्ज आ गए, Q1 Q2 दोनों चार्ज आ गए। बस देखो m1 m2 की जगह रिप्लेस होकर कौन आ गए, Q1 Q2। उसमें भी अपॉन में r² आ रहा था, इसमें भी अपॉन में r² आ रहा था। वहाँ g कांस्टेंट आ रहा था, यहाँ k कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ। अब अपन नेक्स्ट लिख रहे हैं वेक्टर नोटेशन ऑफ कुलाम्स फोर्स। कुलाम फोर्स का फॉर्मूला बिल्कुल इजी था, अपन इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। वेक्टर नोटेशन ऑफ कॉलम्स लॉ या कॉलम्स फोर्स, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे अपन। देखो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बिल्कुल इजी वे से ले, इसको ज़्यादा है ना स्ट्रेसफुल नहीं ले, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएं। अदरवाइज़ ये आपको थोड़ा टफ भी लग सकता है। जैसे मैं आपको खाली एक माइंड में एक बात डाल देता हूँ, मैं कुलाम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। कुलाम फोर्स का फॉर्मूला ये K Q1 Q2 अपॉन r², मुझे वेक्टर फॉर्म में बनाना है। यानी मुझे F के ऊपर, फोर्स के ऊपर वेक्टर लगाना है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये K तो एक कांस्टेंट है, ये तो कोई डायरेक्शन बताएगा नहीं भाई। F के ऊपर वेक्टर लगाने का मतलब है अब आप F की डायरेक्शन मेंशन करने वाले हो फॉर्मूले में। तो K तो स्केलर है, ये तो कोई F की डायरेक्शन बता नहीं सकता। Q चार्ज भी स्केलर है, Q2 ये चार्ज भी स्केलर है, और R डिस्टेंस भी स्केलर है, ये सब स्केलर है। तो इनमें से कोई भी इस F की डायरेक्शन नहीं बता सकता, तो मुझे F की डायरेक्शन बताने के लिए r लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, r। ये यूनिट वेक्टर है। जब आप यूनिट वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट वेक्टर की खुद की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फॉर्मूले पे। पर एक्चुअली ये r लगाने पे इस F की डायरेक्शन, इसकी कोई भी क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन ये बता देता है यूनिट वेक्टर। तो हमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में r लगाना है, और r ऐसे लगाना है कि वो रियलिटी में बताए हमें फोर्स किधर लग रहा है, इधर से इधर की तरफ लग रहा है या इधर से उधर की तरफ लग रहा है। तो बस हम r लगाएंगे, और हम r ऐसे लगाएंगे कि फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाए। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, ठीक है, फिर अपन कुछ ग्राफ बनाएंगे। देखो बच्चों, अगर ऐसा हो जाए कि Q1 × Q2 ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है, ये मैं लिखूंगा बार बार, Q1 × Q2 ग्रेटर देन 0। इसका ये मतलब है कि दोनों चार्ज जो है या तो पॉजिटिव है, जैसे दोनों पॉजिटिव है चार्जेस,
तो ये Q1 भी पॉजिटिव है और ये Q2 भी पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 से बड़ा आएगा। और अगर दोनों नेगेटिव है, दोनों चार्ज अगर माइनस है, तो भी क्या होगा? मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तब भी उनका प्रोडक्ट जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पॉजिटिव आंसर आएगा, मल्टीप्लाई तो वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। यानी Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 ये बता रहा है कि दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव है या दोनों क्या है? नेगेटिव। और दोनों चार्ज जब या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, उस केस में आपके क्या लगेगा? रिपल्शन। क्या लगेगा? रिपल्शन। तो इस बात को दिमाग में डाल दो कि मैं Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 लूँगा, उसका मतलब है दोनों चार्ज के बीच में रिपल्शन लग रहा है। तो अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसको समझना। ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है Q1, यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है Q2। ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है। ये R1 वेक्टर इस Q1 का पोजीशन वेक्टर है, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। और R2 वेक्टर इस Q2 का पोजीशन वेक्टर है। क्लियर? अब ये दोनों चार्ज, भाई दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो तो यहाँ जॉइनिंग लाइन पे लगता है, बीचों बीच लगता है। अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे के साथ फोर्स लगाएंगे, दोनों सेम नेचर के, दोनों या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। ये Q2 किसको धक्का देगा? Q1 को धक्का देगा बाहर। धक्का हमेशा बाहर की तरफ आता हुआ होगा। तो ये इस पर जो फोर्स लगेगा Q1 पे, देखना बस इसी चीज़ को समझना आपको। ये Q2 इस Q1 को बाहर धक्का देगा। रिपल्शन का मतलब है बाहर। तो बाहर कितना फोर्स लगेगा? F। इसकी वैल्यू है, इसका नाम है 1। 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है। ये एरो मैंने किस पे लगाया? 1 पे। तो 1 पे फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? 2, F12। तो भाई इस फोर्स F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ऑन Q1। किसकी वजह से? ड्यू टू Q2 की वजह से। ठीक है? तो भाई F12 की वैल्यू अपन निकालते हैं। इसका 1 के ऊपर 2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया गया आपको? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया ना आपको, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये किसके बीच में है? 1 2 फोर्स Q1 और Q2 के बीच में। तो K Q1 Q2 और बीच की डिस्टेंस जो है R है, तो मैंने R स्क्वायर लिख लिया। अब मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर R कैप लगाने वाला हूँ भाई। तो मैं R कैप ऐसे लगाऊंगा कि मुझे फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाए। एरो किधर जा रहा है? देखो ये फोर्स किधर लग रहा है? ये इधर की तरफ लग रहा है, यूँ। ये ऐसे लग रहा है। ये किससे किसकी तरफ है? ये एरो देखो, अरे ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब 2 से किसकी तरफ लग रहा है? 1 की तरफ है। तो 2 से 1 की तरफ है तो इसको नाम दे दिया जाएगा R21 वेक्टर। R21 वेक्टर इधर की तरफ है, R21 वेक्टर इधर है। R21 का मतलब है 2 से 1 की तरफ है। तो मैं यहाँ पे है ना, ये F12 फोर्स जो है वो इधर की तरफ है। इधर की तरफ जो है उसका वेक्टर का नाम होगा R21। और मैं यहाँ पे अभी कैप लगूंगा, वेक्टर नहीं लिखूंगा। वेक्टर यहाँ लिखा है, यहाँ कैप लगा है। अब देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इधर तो लिखा 1 2 और इधर लिख रहे हो 2 1। तो एक्चुअली 1 2 का मतलब अलग है और इस 2 1 का मतलब अलग है। ये फोर्स के लिए लिखा हुआ है। फोर्स में 1 पहले आ रहा है, 1 पहले आ रहा है, इसका मतलब 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है, 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है। और 2 पीछे आ रहा है, इसका मतलब 2 फोर्स लगा रहा है। तो F12 को पढ़ते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और ये R21, ये देखते कोई भी कह सकता है कि भाई फोर्स की डायरेक्शन किधर है? 2 से 1 की तरफ है। ये देखो 2 से 1 की तरफ। ये हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे भी, ये तो स्केलर है तो इसको आप R21 लिखो या R12 लिखो, इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब तो ये डिस्टेंस है बिटवीन 2 and 1। वेक्टर लगाया नहीं इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। ये इसके जैसा बनाने के लिए मैंने ये लिख लिया। अब आपने 11th में पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो ये R21 कैप का क्या फॉर्मूला होगा? R21 कैप का फॉर्मूला, तो R21 कैप का फॉर्मूला होगा वेक्टर, यानी R21 वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड R21। तो बस मैं यहाँ पे यही करने वाला हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और ये जो 21 कैप है, वेयर R21 कैप इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। किसकी तरफ है? Q2 से Q1 की तरफ है। अभी इक्वेशन नंबर 1 देखना भाई, के Q1 Q2 और इस R21 कैप की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? R21 वेक्टर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, नो डाउट। कैप को वेक्टर में बदल रहा हूँ। R21 कैप की जगह लिखा जा रहा है R21 वेक्टर अपॉन R21। और ये नीचे R21 का स्क्वायर है ये भाई, R21 स्क्वायर। ये तो सिंपली इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2। तो R21 स्क्वायर और R21 मिलकर के R21 का क्यूब हो गया। तो इसको एक साथ लिख लो, R21 का क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो बिल्कुल सिंपल था। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ जब कैप आएगा तब तो स्क्वायर आएगा,
या वेक्टर आएगा तब यहाँ नीचे क्यूब बन जाएगा डिस्टेंस का, ठीक है। एक लास्ट एंड फाइनल छोटी सी बात, आपने 11th में ट्रायंगल रूल पढ़ा होगा कि ट्रायंगल रूल ये कहता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में होते हैं तो तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये जा रहा है R2 इधर जा रहा है और R21 इधर जा रहा है, ये दोनों लगातार जा रहे हैं सेम ऑर्डर में और फिर ये सामने आ रहा है, तो ये दोनों सेम लगातार ऑर्डर में आ रहे हैं, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। यानी मैं साइड में लिख लेता हूँ, ये अपोजिट में आ रहा है R1 वेक्टर और ये इधर जा रहा है R2 वेक्टर प्लस ये इधर आ रहा है R21 वेक्टर, इसको उधर भेज दो तो R21 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 माइनस R2 वेक्टर। ये देखो, तो R21 की जगह मैं लिख रहा हूँ भाई, ये भी लिखा जा सकता है K Q1 Q2, इस R21 वेक्टर की जगह लिखा जा रहा है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और नीचे ये जो है ना ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड लगा के लिखेंगे, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और क्यूब है ऊपर, तो ये लो मैंने होल क्यूब लगा दिया और डिस्टेंस है इसलिए ये मॉड्यूलस आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैंने वेक्टर भी लगा दिया और डिस्टेंस है इसलिए मॉड्यूलस आ गया। ये 3 तरीके के फॉर्मेट है, इसको ऐसे लिखते हैं। नहीं समझ में आया तो वापस देखना आप, अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, मैं इसकी वजह से इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नोट डाउन करें, फिर इसके नीचे वापस लिख रहे हैं अपन फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसकी वजह से इस पे फोर्स, तो उसको वापस समझना, आप समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी। ये मैं रफ कर लेता हूँ। देखिए भाई, अब ये चार्ज भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको बाहर धक्का देगा, तो इसको बाहर धक्का देगा, ये फोर्स क्या होगा, F21 लिखेंगे इसको। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस बार फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे, कौन लगा रहा है, 1, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन 2, तो 2 पहले आएगा, किसकी वजह से, 1 की वजह से, F21 वेक्टर आएगा। और क्या फार्मूला फोर्स का, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ R कैप लगाना भाई। अब ये जो फोर्स लग रहा है 2 1, ये ऐसे लग रहा है, इधर लग रहा है, इसका मतलब ये फोर्स जो लग रहा है F21 वो इधर लग रहा है, तो इसका एरो कैसे होगा भाई, इसका एरो उधर की तरफ होगा, उधर जाता हुआ, किस से किसकी तरफ है, 1 से 2 की तरफ, R12 वेक्टर। तो बस करो इसको R12 वेक्टर कर दो, इसको R12 वेक्टर, सॉरी कैप लगेगा पहले, अभी कैप, और नीचे स्क्वायर है, इसको भी मैं थोड़ा इसके जैसा दिखाने के लिए है ना R12 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। ये तो डिस्टेंस है भाई, 1 2 लिखो, 2 1 लिखो, एक ही मतलब, इसका मतलब है 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर इसको 4 दे दो, और ये R12 कैप क्या बता रहा है, इस यूनिट वेक्टर फ्रॉम इस डायरेक्शन की किधर है, इधर Q1 से किसकी तरफ है, फ्रॉम Q1 टू Q2, ये हो गया। अच्छा, इसको जैसे ही वेक्टर में बदलोगे तो मैंने कहा था नीचे क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, K Q1 Q2 R12 का स्क्वायर, और ये इसकी इस यूनिट वेक्टर की जगह आप लिखोगे वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो ये R12 और R12 का स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, R12 का क्यूब हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 5 हो गया। और लास्ट एंड फाइनल इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो ट्रायंगल रूल लगा करके, जो अभी मैंने बताया हुआ है, K Q1 Q2, इसको तो मॉड्यूलस लगा के R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा, और ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 6। बस ये कूलाम फोर्स का वेक्टर फॉर्मुलेशन हो गया। इसमें आपके काम के इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप ध्यान से इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 को देखते हो, इक्वेशन नंबर 1 ऐसे था भाई, F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 R21 का स्क्वायर और R21 कैप, ये ऐसे था। तो उसमें आप ये देख सकते हो कि इन दोनों फोर्स के अंदर 1 पे लगने वाला और 2 पे लगने वाला फोर्स में बराबर आ रहा है, K Q1 Q2 K Q1 Q2, नीचे 2 1 का स्क्वायर है, 1 2 का स्क्वायर है, ये तो डिस्टेंस है, 1 और 2 के बीच की कौन, 2 और 1 के बीच की डिस्टेंस को एक ही बात है। पर ये जो है ये यूनिट वेक्टर है, इन दोनों की वैल्यू 1 है, पर डायरेक्शन उल्टी है, 2 1 की तो डायरेक्शन थी इधर और 1 2 की डायरेक्शन है इधर। तो कहने का मतलब ये दोनों फोर्स आपस में बराबर है, जितना 1 2 पे लगाएगा उतना ही 2 1 पे लगाएगा, दोनों बराबर है, बस दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या होती है, उल्टी होती है। तो अपन को एक लाइन लिख लेनी चाहिए फ्रॉम 1 and 4, पहले ये लिख लेना चाहिए, हियर R12 कैप और R21 कैप आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन।
दोनों इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसलिए ये दोनों फोर्स होंगे F12 और F21, ये दोनों इक्वल होंगे बट साइन कैसा होगा भाई, अपोजिट होगा। तो यानी ये न्यूटन का लॉ है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, यानी कूलम्ब फोर्स जो है वो लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। दोनों चार्ज एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाते हैं बट अपोजिट। सो कूलम्ब्स फोर्स obeys law of action reaction। बस ये हो गया। अब आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 लिया। अब मैं ये Q1 Q2 लेस देन 0 ले रहा हूँ, इसका क्या मतलब होता है, और ये नोट डाउन करता है पूरा। ये कभी एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आगे हमारा एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे ये पूरा लिखाना पड़ रहा है आपको। तो मैं एक बार ये रफ कर लेता हूँ और केस नंबर 2 करते हैं, उसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे। अगर ऐसा हो जाए Q1 Q2 लेस देन 0 हो जाए, इसका क्या मतलब होता है भाई, Q1 Q2 लेस देन 0 होने का मतलब है कि एक या तो Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तभी इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होंगे और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस आएगा, माइनस का मतलब लेस देन 0। और ऐसा भी हो सकता है कि ये नेगेटिव हो जाए ये पॉजिटिव हो जाए, तो एक नेगेटिव होगा तो अपने आप ही इनका मल्टीप्लाई नेगेटिव आ जाएगा लेस देन 0। और जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो उस केस में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो चार्जेस के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन के केस में कैसे फोर्स अपन निकालेंगे, तो ये शॉर्ट में अपन कर लेते हैं फटाफट इसको। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये एक चार्ज पड़ा हुआ है Q1 और ये एक चार्ज पड़ा हुआ है Q2। इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R2 वेक्टर, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, अब मैं पहले इस Q1 पे फोर्स निकाल रहा हूँ, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब आप थोड़ा इसको टेक्निकली देखें, अब की बार एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन। जब भी दो चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है तो आप एरो बाहर बनाएंगे, बाहर जाते हुए एरो, क्योंकि रिपल्शन में दूर हटेंगे। और जब अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन में एरो अंदर बनाना है, इस लाइन के अंदर बनाना है, लाइन के अंदर, अट्रैक्शन में पास आएंगे। रिपल्शन में दूर, एरो लाइन के बाहर बनाने हैं, रिपल्शन में, अट्रैक्शन में एरो अंदर बनाने हैं। तो वो इसको खींच रहा है अपनी तरफ, ऊपर खींच रहा है, तो एरो मुझे उधर की तरफ बनाना चाहिए, वो उसको अपने पास बुला रहा है। तो 1 पे फोर्स लग रहा है कौन, 2, F12, लेकिन वो एरो उधर होगा। और उधर की तरफ जो वेक्टर लिखेंगे अपन, उसका क्या नाम होगा भाई, ये किधर से किधर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन 1 से 2, तो इधर 1 2 वेक्टर आ जाएगा। तो बताओ फोर्स क्या होगा 1 पे 2 की वजह से F12, तो वही फार्मूला के Q1 Q2 अपॉन R², और यहाँ यूनिट वेक्टर आएगा। इस बार इस 1 2 की डायरेक्शन इधर है, इधर 1 से 2 की तरफ है, इधर की तरफ, तो 1 से 2 की तरफ है, इसलिए 1 2 कैप आ जाएगा, 1 2 कैप। और इधर भाई आप इधर भी 1 2 लिख लो ताकि एक जैसा दिखे, बाकी कुछ नहीं। तो रिपल्शन में आप देखो इधर 1 2 आ रहा है, इधर भी 1 2 आ रहा है, सॉरी अट्रैक्शन में 1 2 है, इधर भी 1 2, जबकि रिपल्शन में उल्टा था। रिपल्शन में इधर आ रहा था 1 2 और इधर क्या आ रहा था 2 1। तो ये बात आप दिमाग में सेट कर दो, रिपल्शन में ये नोटेशन उल्टे आएंगे, इधर तो सेम आएंगे, ये तो इधर नोटेशन उल्टे आएंगे, और अट्रैक्शन में जो है सेम, सॉरी रिपल्शन में नोटेशन उल्टे आएंगे, इधर 1 2 आएगा, इधर 2 1 आएगा, और अट्रैक्शन में सेम आएगा। और इसको अगर वेक्टर में बदलना है तो ये क्यूब हो जाएगा और ये वेक्टर बन जाएगा, बस ये आ गया। ये अभी आपको बताया था, इसकी जगह लिख लो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो नीचे क्यूब है। ऐसे कैसे मुझे अगर इस पर फोर्स निकालना हो तो इस पर ये इसको भी तो अपनी तरफ खींचेगा, तो 2 पे 1 के कारण फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और उसका एरो ऐसे होगा, उसका एरो ऐसे नीचे होगा 2 से 1 की तरफ। तो ऐसे कैसे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या होगा भाई, 2 पे 1 की वजह से के Q1 Q2 R² और R कैप। तो यहाँ 2 1 है तो इधर भी 2 1 कैप आएगा और इधर 2 1 स्क्वायर आएगा। और अगर इसको आप कैप की जगह वेक्टर बनाना चाहते हो तो इधर क्यूब हो जाएगा और इधर का कैप हो जाएगा। तो भाई आपको तो ये फार्मूला ध्यान रखना है और एक ये फार्मूला दिमाग में रखना है। और अपन फाइनली एक चीज़ और देखेंगे कि R12 कैप और R21 कैप एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट है, इसलिए फोर्स भी एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे। यानी ये भी किसको फॉलो कर रहा है, एक्शन रिएक्शन को, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन।
तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किस लॉ को फॉलो करते हैं? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ये अपने एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है अब अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इस कूलम्ब फार्मूले के ऊपर, और बहुत सारे यूज़फुल न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन। उसके बाद इस कूलम्ब फोर्स की प्रॉपर्टीज़ होगी, इसकी लिमिटेशंस होगी, उनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है।